निशा उस घर से बाहर निकली। वो निराशा से अपनी स्कूटी के पास आई। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने अपने आंसू पोंछे और पीछे मुड़ी तो पीछे एक 50 साल की औरत खड़ी थी। वो बोली, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निशा ने कहा, कुछ नहीं माँ जी। माँ जी, वो आप मुझे इस घर में रहने वाले लोगों के बारे में बता सकती हैं? वो औरत बोली, पुत्र, यहाँ रहने वाला परिवार तो कुछ साल पहले ही मुंबई में शिफ्ट हो गया है। निशा बोली, माँ जी, आपको कैसे पता? वो औरत बोली, बेटा, यहाँ से कुछ ही दूर पर मेरा घर है। मैं पहले यही काम किया करती थी, लेकिन ये लोग जब शिफ्ट हो गए तो मैं भी आगे जो हाईवे है उसके पास वाले होटल में काम करने लगी। ये सुनकर निशा बोली, आंटी, आपको उनके परिवार के बारे में कुछ पता है? कौन रहता है? वो औरत बोली, हाँ बेटा, उनके परिवार में आनंद जी, उनका बेटा, बहू और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी है। निशा ये सुनकर खुश हो गई। वो उस औरत के गले लग गई और बोली, थैंक यू सो मच माँ जी। इतना बोल निशा ने अपनी स्कूटी में चाबी लगाई और कंपनी की तरफ स्कूटी घुमा ली। स्कूटी चलाते वक्त उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन इस बारी ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। इधर मुंबई में गायत्री भवन में अभिमन्यु हॉल में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वहां हंसते हुए आरुषि और आरव आए। अभिमन्यु को ऐसे देख आरुषि ने कहा, अभी भाई, दादी और पापा ने आपको घर बैठकर काम करने को नहीं कहा, बल्कि शादी तक काम छोड़ने को कहा है। लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए वो बोला, तुम लोग अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। आरुषि उसके पास आते हुए बोली, हम तो वही कर रहे हैं। इतना बोल उसने आरव को एक आंख मारी और लैपटॉप अभिमन्यु से छीनकर भागने लगी। ये देख अभिमन्यु भी उसके पीछे भागने लगा और बोला, आरु यार, लैपटॉप गिर जाएगा, प्लीज वापस कर आरुषि। लेकिन आरुषि भागते हुए गायत्री जी के कमरे में पहुंच गई और बोली, अब तो लैपटॉप सीधा शादी के बाद खुद रायमा भाभी देगी। इतना बोल आरुषि गायत्री जी के कमरे में चली गई। अभिमन्यु भी अंदर गया। अंदर आकर आरुषि गायत्री जी से बोली, दादी अम्मा देखिए ना, अभिमन्यु बस काम कर रहे हैं। गायत्री जी ने लैपटॉप आरुषि से लेते हुए कहा, अभी ऑफिस ना जाने का ये मतलब नहीं कि घर पर रहकर काम करना। आप शादी तक कोई बिजनेस का काम नहीं करेंगे। ये हमारा ऑर्डर समझिए या फिर रिक्वेस्ट, ये आपकी मर्जी है। दादी की बात सुन अभिमन्यु मुंह लटकाए बाहर आ गया। बाहर आकर आरुषि और आरव ने उसे ऐसे देखा और पूछा, क्या हुआ भाई? अभिमन्यु ने कहा, यार तुम दोनों जानते हो कि मुझे फ्री रहना नहीं पसंद। अब भला मैं क्या काम करूं? आरव बोला, भाई कभी हमारे साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया करे। ये सुनकर अभिमन्यु को भी एहसास हुआ कि उसने अपने भाई बहनों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। अभिमन्यु ने कहा, अच्छा तो बोलो, आज तुम दोनों क्या खाना चाहते हो लंच में? मैं बनाता हूँ। ये सुनकर दोनों खुश हो गए। आरुषि बोली, मसाला पोहा। आरव बोला, मूंग दाल खिचड़ी। आरुषि, मिक्स वेज। अभिमन्यु उन दोनों की डिमांड पर फुल स्टॉप लगाते हुए बोला, बस बस बस, अभी शुरू कर देते हैं वरना लंच कहीं डिनर ना बन जाए। दोनों मुस्कुरा दिए। उधर चंडीगढ़ के रॉयल इवेंट कंपनी में निशा कंपनी में घुसते ही सीधा वीर के कैबिन में चली गई। वीर कैबिन में अकेला ही था। निशा को बिना इजाजत के अंदर आते देख वीर बोला, निशा ये क्या बात हुई बिना पूछे? निशा को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोली, सॉरी सर आप ये बताओ कि मुंबई कब जाना है? ये सुनकर वीर खुश हो गया। वो खुशी से बोला, तो तुम एक्सेप्ट कर रही हो? निशा ने मुस्कुरा कर कहा, यस सर। वीर ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम्हें आज ही निकल लेना चाहिए। निशा बोली, ओके सर, मैं आज रात ही निकल लेती हूँ। वीर ने उससे कहा, तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक करके मैं सारी डिटेल्स भेज देता हूँ, तुम घर जाकर पैकिंग करो। निशा ने हाँ में सिर हिला दिया। वो जैसे ही बाहर जाने को हुई, वीर बोला, निशा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू जर्नी। निशा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। निशा ने अपने कैबिन से अपना जरूरी सामान लिया और अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। घर पहुंचकर उसने पहले शिका को फोन किया। हेलो शी। हाँ बोल नी। शी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई? मेरे असली माँ बाप का पता मिल गया। शिखा एकदम से चिल्लाते हुए, क्या सच? निशा मुस्कुराते हुए, हाँ, वो मुंबई में रहते हैं। ओ तेरी, मतलब तू मुंबई जा रही है? शायद मेरी किस्मत ही मुझे वहां लेकर जा रही है। वाह यार, तेरी तो अब लाइफ सेट। यार तू भी आ जाती तो कितना अच्छा होता। निशा ने शिखा से कहा, वहां आकर मैंने क्या करना? यार तू भी वहां कोई जॉब के लिए अप्लाई करके देख। आई विल ट्राई।
निशा, मम्मी कह रही थी कि मैं दिशु को भी ले जाऊं। खबरदार अगर तू उस चुड़ैल को लेकर आई तो। निशा ने कहा, शी, क्या शी? तुझे पता है ना, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही तुझसे बात करती है। तो क्या हुआ? मुझे उस चुड़ैल के बारे में बात ही नहीं करनी। तू ये बता कि कब जा रही है? आज रात की फ्लाइट से। ओके, फिर तू पैकिंग कर। टेक केयर। फोन कट जाने के बाद निशा दीक्षांत जी और माधवी जी को भी बता देती है, लेकिन वो उन्हें अपनी असली माँ बाप के बारे में कुछ नहीं बताती। फिर वो पैकिंग में लग जाती है। इधर गायत्री भवन में अभिमन्यु खाना बना रहा था और उसका छोटा भाई आरव उसकी हेल्प कर रहा था। वहीं अभिमन्यु की बहन आरुषि स्लैब पर बैठकर बातें कर रही थी। वो टैबलेट में देखते हुए बोली, अभी भाई, मुझे अभी तक कोई अच्छा सा रिजॉर्ट नहीं मिल रहा, आप ही कोई सिलेक्ट कर लो। आरव भी प्यास काटते हुए बोला, हाँ भाई, आप ही सिलेक्ट करो। जो मुझे पसंद आता है वो इसे नहीं आता, जो इसे आता है वो मुझे नहीं आता। अभिमन्यु बोला, रिजॉर्ट इवेंट मैनेजर सिलेक्ट कर देगी। वैसे भी उसके डिजाइन देखकर इतना तो मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि उसकी चॉइस बहुत अच्छी होगी। आरुषि बोली, चलो ये भी सही है, हमारे सिर से भार उतरा। ये सुन दोनों हंस दिए। आखिर कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 8। निशा ने पैकिंग कर ली थी और वीर ने भी उसे सारी डिटेल्स भेज दी थी। निशा की फ्लाइट रात के 11 बजे की थी। निशा 10 बजे तक वहां पहुंच चुकी थी। कुछ देर में वो फ्लाइट में बैठी और अपनी नई जिंदगी की उड़ान भरने लगी। लगभग 4 घंटों बाद वो मुंबई के एयरपोर्ट पर थी। उसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और बाहर आई। इन सब में उसे 5 बज गए। सूर्योदय हो चुका था और हर तरफ अपनी किरणों से रोशनी बिखेर रहा था। निशा टैक्सी से पहले सीधा होटल गई। वहां उसने चेक इन किया और रूम में चली गई। रूम में जाकर उसने दीक्षांत जी और माधवी जी को अपने पहुंचने की खबर दे दी। उसके बाद उसने वीर को भी बता दिया। वीर ने कहा कि उसे मुंबई में जहां रहना है, उसे वो सारी जानकारी मुंबई वाली ब्रांच में जाकर मिल जाएगी। वहां निशा को 9 बजे जाना था। वो कुछ देर के लिए सो गई। इधर सुबह 9 बजे गायत्री भवन में सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी गायत्री जी बोली, अभी बेटा, आज आप अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए चले जाइएगा। वहाँ रायमा और सिद्धि भी होंगे, तो अच्छे से पेश आना। अभिमन्यु का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो गायत्री जी की बातें नहीं टाल सकता था। उसने सिर हिला दिया। तभी आरुषि बोली, दादी माँ, मैं भी जाऊँ क्या? गायत्री जी ने कहा, हाँ बिल्कुल। तभी अनीश जी बोले, आरुषि, आपने रिजॉर्ट देख लिया? आरुषि बोली, डैड, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो सोचा कि ये काम इवेंट मैनेजर ही कर लेंगी। अनीश जी ने सिर हिला दिया। तभी अभिराज जी बोले, सारा काम उसी पर मत थोप देना। अभिमन्यु बोला, दादू, उन्हें इसी काम के पैसे मिलते हैं। इसके आगे कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब अभिमन्यु की सोच से वाकिफ थे। इधर मुंबई में निशा रॉयल इवेंट कंपनी पहुंची और रिसेप्शनिस्ट से सीईओ से मिलने की बात कही, तो उसने अंदर फोन करके उसे जाने को कहा। निशा फिर लिफ्ट से मिस्टर सिंह के कैबिन में गई। वहां पर उनकी सेक्रेटरी भी मौजूद थी। निशा को उन्होंने बैठने को कहा। मिस्टर सिंह ने कहा, वेलकम टू मुंबई मिस सूद, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, वी कुडंट कम टू पिक यू अप। निशा ने मुस्कुराकर कहा, नो प्रॉब्लम सर। मिस्टर सिंह ने फिर रिया की तरफ इशारा करके कहा, मिस सूद, ये मेरी सेक्रेटरी है रिया। आपको मुंबई में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन्हें बता सकती हैं। रिया और निशा हाथ मिलाते हैं। फिर मिस्टर सिंह ने अपने दराज में से 2 चाबियां और कुछ पेपर्स निकालकर निशा को देते हुए कहा, मिस सूद, ये लीजिए आपके घर की चाबी। ये आपके पर्सनल कार की चाबी है। आई होप आपको ड्राइविंग आती हो। अगर नहीं आती तो हम ड्राइवर अपॉइंट कर देंगे। और ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है, जिसके हिसाब से आपको कल से ज्वाइन करना है। निशा ने सब चीजें लेकर कहा, सर, ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है, बट सर एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत पड़ सकती है। मिस्टर सिंह बोले, जी मिस सूद, हम जल्द ही उसके लिए इंटरव्यू रखेंगे। तब तक रिया आपके पर्सनल असिस्टेंट का काम संभाल लेगी। निशा ने सिर हिला दिया। तभी मिस्टर सिंह बोले, मिस सूद, आपसे रिक्वेस्ट थी। निशा ने मुस्कुराकर कहा, बोलिए ना सर। मिस्टर सिंह बोले, मिस सूद, ज्वाइनिंग लेटर के हिसाब से आपको कल से ज्वाइन करना है, लेकिन हमारे एक बहुत बड़े क्लाइंट हैं जिनकी शादी का प्रोजेक्ट है। हमने उन्हें आपके डिजाइन दिखाए थे, जो कि आपने चंडीगढ़ वाली ब्रांच में आपके इंटरव्यू के टाइम दिए थे। उन्हें वो काफी पसंद आए। उन्होंने उन्हीं डिजाइन की बदौलत हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए राजी हुए हैं। अगले 5 साल के आने वाले उनके सभी इवेंट्स हम मैनेज करें।
वो आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो हम चाहते थे कि अगर आप आज ही उनसे मिल लेती तो। निशा ने उनकी पूरी बात सुनकर कहा, ओके सर, मैं उनसे आज ही मिल लूंगी। मिस्टर सिंह ने फिर खुश होकर कहा, ठीक है, रिया उनकी सेक्रेटरी से बात करके मीटिंग फिक्स कर लेंगी। निशा ने सिर हिला दिया। फिर निशा बाहर निकल आई। बाहर आकर रिया निशा को उसके घर का एड्रेस देती है और निशा चली जाती है। वो होटल से सामान लेकर अपने नए घर की तरफ बढ़ जाती है। इधर टीके मॉल में अभिमन्यु, आरुषि, सुहानी जी और आरव के साथ वहां पहुंचा। पार्किंग में पहले से ही रायमा और सिद्धि जी मौजूद थे। अभिमन्यु ने सिद्धि जी के पैर छू लिए। रायमा भी सुहानी जी के गले लग गई। अभिमन्यु जाकर रायमा के बगल में खड़ा हो गया, जिसे देख रायमा खुश हो गई। फिर सब शॉपिंग के लिए अंदर चले गए। अभी सब लेडीज के सेक्शन में थे। अभिमन्यु बहुत बोर हो रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि सीमा का फोन है। वो एक साइड गया और उसने फोन उठाया। हेलो सर। हाँ बोलो सीमा। सर आपको कुछ बताना था जो जरूरी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जो भी बात है प्लीज जल्दी बताओ। सीमा ने कहा, सर रॉयल इवेंट कंपनी की सीनियर मैनेजर मुंबई आ चुकी है, तो उनकी मीटिंग कब फिक्स करें? अभिमन्यु अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, उनके साथ मेरी मीटिंग 11 बजे टीके मॉल में रखो। उन्हें कह देना कि वो मुझे रेस्टोरेंट में मिले। सीमा ने ओके बोलकर फोन कट कर दिया और अभिमन्यु भी कुछ सोचते हुए अपनी फोन की तरफ ही देखने लगा। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 9। निशा मुंबई की शांति कॉलोनी में पहुंची। निशा का अब घर इसी कॉलोनी में था। वो अपनी गाड़ी से जैसे ही कॉलोनी के द्वार पर पहुंची, चौकीदार ने उसे रोक लिया। निशा ने अपने पेपर्स दिखाए, जिन पर रॉयल इवेंट कंपनी ने शांति कॉलोनी का एक घर उनके नाम पर किया था। चौकीदार ने उसे गाड़ी की चाबी ली और कहा, मैडम आप चाबी दे दीजिए, गाड़ी मैं लगा दूंगा। निशा ने कहा, गाड़ी की डिग्गी में मेरा सामान भी है, ले आइएगा, हाउस नंबर 10 में। निशा सिर हिलाकर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि बीच में एक गार्डन था, जिसमें सब बच्चे खेल रहे थे और आसपास घर थे। उसने वहां एक औरत से अपने घर के बारे में पूछा, तो उस औरत ने उसे बता दिया। निशा अब अपने घर के सामने खड़ी थी। उसने चाबी से घर खोला और अंदर आई। अंदर आकर उसने सबसे पहले लाइट ऑन की। घर साफ सुथरा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों पहले ही इसकी साफ सफाई हुई हो। सब कुछ फुल्ली फर्निश्ड था। निशा ने घूमकर सारा घर देखा। एक हॉल, एक किचन, 2 रूम और 7 अटैच बाथरूम। ऊपर भी एक रूम था और साथ में एक बालकनी भी थी। निशा को घर पसंद आ गया। चौकीदार आकर उसका सामान रख कर चला गया। निशा ने नीचे ही अपना सामान जमाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अलमारी में कपड़े रखे। फिर वो किचन में गई और देखा कि खाने का कुछ भी सामान नहीं है, सिर्फ बर्तन है। उसे चाय की तलब थी। वो बाहर गई। उसने पास वाले घर की बेल बजाई। दरवाजा खुलते ही उसी की उम्र की लड़की आई। निशा ने मुस्कुराकर कहा, हेलो, मैं आपके साथ वाले घर हाउस नंबर 10 में रहने वाली हूँ, निशा सूद। उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, ओह, तो इसलिए कल परसों इतनी साफ सफाई हो रही थी। वेल, मेरा नाम काजल है, काजल गर्ग। निशा बोली, काजल जी, वो अभी अभी शिफ्ट किया है तो खाने का सामान नहीं है। क्या आप मुझे दूध, चीनी और पत्ती दे देंगी? काजल ने मुस्कुराकर कहा, पहली बात, आप सिर्फ काजल बुलाए, और दूसरी बात, आपको मैं दूध, चीनी और पत्ती नहीं दे सकती। ये सुनकर निशा के चेहरे पर उदासी छा गई। तभी काजल बोली, मैं आपको उसकी जगह पूरा 1 कप चाय दूंगी। ये सुनकर निशा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। काजल ने उसे अंदर आने को कहा। अंदर आकर उसने उसका घर देखा तो वो भी उसी के घर जैसा था। काजल ने कहा, आप बैठिए, मैं फटाक से चाय बनाकर लाती हूँ। निशा सिर हिलाकर बैठ गई। काजल किचन में चली गई। निशा पूरा घर देखने लगी। कुछ देर में काजल चाय बनाकर ले आई। उसने 1 कप निशा को दिया और एक खुद लेकर उसकी बगल में बैठ गई। काजल बोली, कुछ बताइए अपने बारे में। निशा ने कहा, मैं लुधियाना से हूँ, लेकिन चंडीगढ़ में जॉब करती हूँ। अब मेरा प्रमोशन और ट्रांसफर यहाँ की ब्रांच में हो गया, तो यहाँ आ गई हूँ। काजल ने कहा, अकेली हो? निशा ने कहा, अब तक तो अकेली हूँ, लेकिन जल्द ही मुझे मेरी फ्रेंड और बहन ज्वाइन कर लेंगे। काजल मुस्कुरा दी। फिर वो बोली, क्या जॉब करती हो? निशा ने चाय का एक घूंट भरते हुए कहा, रॉयल इवेंट कंपनी में सीनियर मैनेजर हूँ। काजल ने सिर हिला दिया। फिर निशा बोली, आप बताइए अपने बारे में, आप अकेली हैं? काजल ने कहा, नहीं, मैं यहाँ मेरे भाई के साथ रहती हूँ।
हमारे माँ बाप हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए। तब से लेकर अब तक हमें मेरे भाई के एक दोस्त के परिवार ही संभालते हैं और मैं लाइफलाइन हॉस्पिटल में नर्स हूँ। निशा ने सिर हिला दिया। कुछ देर दोनों ने बातें की, तभी निशा का फोन बज पड़ा। उसने देखा कि रिया का फोन है। उसने उठाया। रिया। हेलो मिस सूद। हाय रिया। मिस सूद, मिस्टर मित्तल जो कि हमारे क्लाइंट है, उनके साथ हमारी मीटिंग फिक्स हो चुकी है आज 11 बजे टीके मॉल में। निशा ने कहा ओके रिया, एंड वो आपको पहचान लेंगे क्योंकि हम उन्हें आपकी फोटो भेज देंगे। निशा ने ओके बोलकर फोन कट कर दिया। निशा ने काजल से कहा, काजल मेरी एक मीटिंग है 1 घंटे में, तो मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। काजल ने सिर हिला दिया। तभी निशा फिर से बोली, वैसे आप आज शाम को फ्री हैं? काजल ने कहा, मैं 7 बजे तक फ्री हूँ। तो निशा बोली, क्या आप शाम को घर का सामान लेने चल सकती हैं मेरे साथ? मुझे असल में यहाँ की मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। काजल ने मुस्कुराकर कहा, श्योर। निशा सिर हिलाकर चली गई। इधर टीके मॉल में अभिमन्यु ने सभी को बता दिया कि इवेंट मैनेजर भी यहीं आ रही है, तो सब उत्सुक हो गए उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो पहली ऐसी लड़की थी जिसकी अभिमन्यु ने इतनी तारीफ की थी, चाहे काम की ही क्यों ना हो। इस वक्त सब ज्वेलरी की शॉप में थे। सुहानी जी ने राइमा से कहा, राइमा बेटा, तुम्हें जैसा मंगलसूत्र चाहिए वैसा ही ले लो। राइमा ने सिर हिलाकर ज्वेलर से कहा, अंकल जी मुझे हैवी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा मंगलसूत्र चाहिए जिसे पहनकर मैं अपना काम कर सकूं, मुझे उसमें इरिटेशन ना हो, सॉफ्ट हो। ज्वेलर ने हंसते हुए कहा, बेटा जी मंगलसूत्र चाहिए या फिर रुई, क्योंकि जितना सॉफ्ट आपको चाहिए उतनी रुई ही होती है। उनकी बात सुनकर सुहानी जी, आरुषि और आरव बिना आवाज के हंसने लगे। वहीं सिद्धि जी ने अपना सिर पीट लिया। अभिमन्यु ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर में सुहानी जी खुद ही राइमा के लिए मंगलसूत्र देखने लगी। तभी अभिमन्यु का फोन बजा। उसने देखा कि सीमा ने कोई फोटो भेजी है। अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, जरूर सीनियर मैनेजर की होगी, देखते हैं जितने अच्छे डिजाइन थे उतनी अच्छी खुद भी है या नहीं। कुछ ही देर में फोटो डाउनलोड हो गई। जैसे ही अभिमन्यु ने निशा की फोटो देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो ऐसे देख रहा था जैसे कोई बम फटा हो। आखिर क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। 10 टीके मॉल में निशा की तस्वीर देख अभिमन्यु बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। वो ज्वेलरी शॉप से बाहर निकला। उसने खुद से कहा, ये लड़की, ओ साहिल की शादी भी तो रॉयल इवेंट कंपनी ने ही मैनेज की थी ना, लेकिन ये तो चंडीगढ़ में। अच्छा, तो इसका प्रमोशन भी हो गया। वैसे अब मजा आएगा इसके साथ काम करने में। इसका रिएक्शन देखने में मजा आएगा जब ये मुझे देखेगी। इतना बोल उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। तभी वहां आरव आ गया। उसकी नजर सीधे अभिमन्यु के फोन में निशा की तस्वीर पर पड़ी। ये देख आरव ने झट से उसके हाथों से फोन छीन लिया और कहा, भाई आपके पास आपकी मंगेतर राइमा की तो एक भी फोटो नहीं है, यहाँ ये किस लड़की की फोटो लेकर बैठे हैं आप? अभिमन्यु बोला, मैं किस एंगल से बैठा हूँ? आरव ने खींचकर कहा, आप सवाल का जवाब दो। अभिमन्यु ने उसके हाथ से फोन लिया और बंद करके जेब में डालकर कहा, इवेंट मैनेजर की फोटो है, कंपनी वालों ने भेजी है ताकि उसे पहचान सकूं। आरव ने सिर हिला दिया और फिर कहा, वैसे है बहुत खूबसूरत, राइमा से तो कहीं ज्यादा खूबसूरत। अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा, राइमा तेरी भाभी है। ये सुनकर आरव फीकी मुस्कान दे देता है। वो बोला, भाई मैं जब भी उसे भाभी बोलता हूँ तब वो बोलती है, आरव भाभी इज टू आउटडेटेड, कॉल मी बाय माय नेम। आरव को राइमा की एक्टिंग करते देख अभिमन्यु की हंसी छूट गई। वो बोला, चल अंदर। इधर शांति कॉलोनी में निशा अपने कपड़े बदलती है और फिर गाड़ी की चाबी लेकर टीके मॉल की तरफ बढ़ जाती है। उसने फोन पर मैप में लोकेशन लगा दी ताकि वो रास्ता ना भटके। आधे घंटे में वो वहां पहुंच गई। उसने पार्किंग में गाड़ी लगाई और खुद से कहा, रिया तो यहाँ है ही नहीं। तभी उसका फोन बीप हुआ। उसने देखा कि रिया का ही मैसेज है। सॉरी मिस सुद, मैं नहीं आ पाऊंगी, बॉस के साथ एक मीटिंग में जाना पड़ा। तुम फूड एरिया में चली जाना, मिस्टर मित्तल तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। निशा ने ओके लिखकर मैसेज सेंड कर दिया। निशा फिर अंदर चली गई। वो सीधा फूड एरिया में गई और बैठ गई।
उसने अपनी घड़ी में देखा तो 10:50 हो रहे थे। वही अभिमन्यु भी बाकी सबके साथ फूड एरिया की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वो फूड एरिया की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। फूड एरिया में पहुंचते ही अभिमन्यु की नजर सामने फोन चलाती निशा पर पड़ी। उसके मासूम चेहरे में अभिमन्यु खो गया। आरव की नजर जैसे ही अभिमन्यु पर पड़ी, उसने उसकी नजरों का पीछा किया। नजरों का पीछा कर जैसे ही उसकी नजर निशा पर गई, उसे याद आ गया कि ये वही इवेंट मैनेजर है। वो मुस्कुरा दिया। वो धीमी आवाज में बोला, दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि दाल ही काली है। वहीं पास में खड़ी आरुषि ने उसकी बात सुन ली। वो बोली, मम्मी, आरव भाई का काली दाल खाने का मन कर रहा है। ये सुनकर सुहानी जी असमंजस स्थिति में उसे देखने लगी और वही अभिमन्यु को होश आया। उसकी नजरें सीधा आरव की नजरों से मिली। आरव आंखों ही आंखों में उसे चिढ़ाने लगा तो अभिमन्यु खींच गया और बोला, माँ वो रही इवेंट मैनेजर निशा सूद। सबकी नजर सीधे निशा पर पड़ी। निशा ने व्हाइट कुर्ते के साथ ब्लू जीन्स पहनी थी और बालों की पोनी बनाई हुई थी। आरुषि उसे देख बोली, वाह कितनी खूबसूरत है। ये सुनकर जाने क्यों अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। रायमा बोली, आशी, हमें खूबसूरती का अचार डालना है क्या? हमें तो काम से मतलब होना चाहिए, है ना अभी? अभिमन्यु ने सिर हिला दिया। सब निशा की तरफ बढ़ गए। अब सब उसके सामने खड़े थे। निशा को जैसे ही अपने ऊपर उनकी नजरों का आभास हुआ, उसने नजरें उठाई और इन्हें देख हड़बड़ाकर उठ गई। तभी उसकी नजर अभिमन्यु से जा टकराई। वो चौंकते हुए बोली, आप? रायमा बोली, तुम अभी को जानती हो क्या? निशा ने कहा, कौन अभी? ये सुनकर आरव की हंसी छूटते छूटते बची। रायमा बोली, ये अभिमन्यु, तुम इसे जानती हो? निशा ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, बहुत ही अच्छे से। एक नंबर के बदतमीज, घमंडी, खड़ूस, सड़ू इंसान है। ये सुनकर सभी उसे हैरानी से देखने लगे। वहीं अभिमन्यु उसे गुस्से में घूरने लगा। आरव हंसते हुए उसके पास आया और उसके कंधे में बाहें डालते हुए बोला, लगता है कुछ ज्यादा ही करीब से जाना है आपने भाई को। अभिमन्यु गुस्से से बोला, आरव हाथ हटा। आरव ने झट से हाथ हटा लिया, लेकिन अब हैरान होने की बारी निशा की थी, क्योंकि उसे आरव के हाथ डालने में कोई भी परेशानी नहीं थी। तो अभिमन्यु को क्यों परेशानी थी? सुहानी जी और सिद्धि जी ने कहा, अभी आप जानते हैं इसे? अभिमन्यु ने कहा, हाँ माँ जी आंटी। निशा झट से झुकी और उसने सुहानी जी और सिद्धि जी के पैर छू लिए। सिद्धि जी तो उछलकर पीछे हो गई और बोली, ये क्या कर रही हो? निशा ऊपर हुई और बोली, पैर छू रही हूँ, आप बड़ी है। सिद्धि जी ने कहा, ओ गॉड ब्लेस यू। सुहानी जी ने मुस्कुराकर उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और कहा, खुश रहो और माँ बाप का नाम रोशन करो। अब सब बैठ गए। रायमा बोली, अभी तुम कैसे जानते हो? अभिमन्यु बोला, वो असल में साहिल की शादी भी इसी ने ऑर्गेनाइज की थी, तो वही मुलाकात हुई थी। सबने सिर हिला दिया। आरुषि जो कि उसी के बगल में बैठी थी बोली, निशा। सुहानी जी बोली, आशी बड़ी है वो तुमसे। आरुषि ने सिर हिलाकर कहा, निशा दीदी, हमने ना अभी तक भाई और रायमा के लिए रिजॉर्ट नहीं देखा, तो वो भी तुम ही देख लोगी? निशा ने सिर हिला दिया। तभी रायमा बोली, निशा, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी सभी गेस्ट्स के लिए यादगार हो। उन्हें याद रहना चाहिए कि ये शादी रायमा सहगल और अभिमन्यु मित्तल की थी, तो कुछ वैसा चाहिए। निशा ने सिर हिला दिया। सुहानी जी बोली, आरू जाओ कुछ ऑर्डर करो। आरव सैंडविच और कॉफी ऑर्डर कर देता है। सुहानी जी बोली, निशा बेटा, मुझे सब कुछ रीति रिवाजों के हिसाब से चाहिए। निशा ने सिर हिला दिया। अब कुछ देर कोई भी कुछ नहीं बोला, तो निशा बोली, डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए। आरुषि बोली, असल में हमारे दादाजी और दादी जी ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, तो हम सोच रहे थे कि लोकल में ही अगर कोई अच्छा सा रिजॉर्ट मिल जाता। अभिमन्यु चुप बैठा था, निशा को देख रहा था। ये चीज आरव नोटिस कर रहा था। निशा कुछ देर सोचकर बोली, गोवा कैसा रहेगा? वहां तक ट्रैवल कर सकते हैं आपके दादा दादी। आरुषि ने खुश होकर कहा, हाँ ये बेस्ट है, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? आरव बोला, क्योंकि तेरे पास दिमाग है ही नहीं। ये सुनकर सब हंस दिए। आरुषि ने उसे मुक्का जड़ दिया। रायमा बोली, निशा रिजॉर्ट बीच के पास देखना। निशा ने सिर हिला दिया। उनका ऑर्डर आ गया। आखिर कहानी में अब क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।